नमस्ते दोस्तों, फंडा रिसर्च के इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज बात करेंगे अशोक लेलैंड के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। कंपनी की शुरुआत 1948 में रघुनंदन सरन जी के द्वारा की गई थी। उन्होंने इस कंपनी का नाम अशोक मोटर्स अपने बेटे अशोक सरन के नाम पर रखा था। रघुनंदन सरन जी इंडिया के लिए एक फ्रीडम फाइटर रह चुके थे और वे एक अमीर परिवार से थे। अशोक मोटर्स की बात करें तो कंपनी ने अपने बिजनेस ऑपरेशंस की शुरुआत 1948 में ऑस्टिन मोटर्स नाम की एक फॉरेन कंपनी के लिए उनके पैसेंजर व्हीकल्स को अपने चेन्नई प्लांट में असेंबल और इन व्हीकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर करी थी। वहीं 1950 में अशोक मोटर्स को लेलैंड मोटर्स नामक एक ब्रिटिश मोटर कंपनी ने अपने ट्रक्स को इंडिया में असेंबल और इन्हें मैन्युफैक्चर करने के लिए अप्रोच किया और दोनों में एक डील तय हुई। इसी बीच रघुनंदन सरन जी को रियलाइज हुआ कि इंडिया अब एक डेवलपिंग इकोनॉमी बन रही है और अब कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल व्हीकल्स जो कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि ट्रक्स, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसी के चलते अशोक मोटर्स ने 1954 में मद्रास स्टेट गवर्नमेंट की मदद से लेलैंड मोटर्स के साथ पार्टनरशिप कर ली और दोनों ने कमर्शियल व्हीकल्स को इंडियन मार्केट्स में सप्लाई करने के लिए डील करी और अशोक मोटर्स का नाम बदलकर इसी तरह अशोक लेलैंड हो गया। इस पार्टनरशिप के कुछ समय बाद ही रघुनंदन सरन जी की विमान दुर्घटना में मौत हो गई, पर इस दुर्घटना का असर अशोक लेलैंड ने अपने बिजनेस ऑपरेशंस पर नहीं आने दिया। लेलैंड मोटर्स की टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस और इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट से अशोक लेलैंड ने कई ऊंचाइयां हासिल की। अशोक लेलैंड ने इंडिया की पहली डबल डेकर बस इंट्रोड्यूस की और कंपनी ने अपने व्हीकल्स में कई नई और इनोवेटिव चीज़ें जैसे कि पावर स्टीयरिंग्स और फुल एयर ब्रेक्स भी इंट्रोड्यूस करे। इनके अलावा कंपनी को इंडियन आर्मी से 1000 स्पेशली डिज़ाइन व्हीकल्स का भी ऑर्डर मिला। वहीं 1980s में लेलैंड मोटर्स ने पैसों की कमी के चलते अशोक लेलैंड में अपना पूरा हिस्सा बेचने का फैसला किया। उनका ये हिस्सा हिंदुजा ग्रुप ने खरीदा। हिंदुजा ग्रुप उस समय की एक बड़ी कंपनी थी और आज भी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। उस समय हिंदुजा ग्रुप ने कंपनी की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए एक इटालियन कंपनी इवेको के साथ कोलैबोरेट किया और बदले में हिंदुजा ग्रुप ने अशोक लेलैंड में अपना कुछ हिस्सा उन्हें दे दिया। इवेको और हिंदुजा ग्रुप के अंडर अशोक लेलैंड ने काफ़ी इनोवेशंस की, जैसे कि इंडिया में पहली वेस्टिब्यूल बस और पहली सीएनजी बस लॉन्च करी। साल 2007 में इवेको ग्रुप ने अशोक लेलैंड में अपना हिस्सा हिंदुजा ग्रुप को बेचने का डिसीजन किया और इसी के चलते हिंदुजा ग्रुप ने अशोक लेलैंड की 51% ओनरशिप ले ली और अब अशोक लेलैंड टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरह से इंडियन कंपनीज पर रिलाय करता है। अगर बात करें कंपनी के प्रेजेंट स्टेट के बारे में तो आज अशोक लेलैंड इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है और कंपनी का अपने हर एक सेगमेंट में एक अच्छा मार्केट शेयर है। कंपनी का मेजर रेवेन्यू मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स जैसे कि ट्रक्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और बसेस की सेल्स एंड एक्सपोर्ट से आता है। इन सेगमेंट्स के अलावा कंपनी इंडियन आर्मी को डिफेंस व्हीकल सप्लाई करना, पावर सॉल्यूशंस बिजनेस इसमें कंपनी इंजन्स और जनरेटर्स प्रोड्यूस करती है और दूसरी कंपनीज को स्पेयर पार्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने का बिजनेस में भी ऑपरेट करती है। कंपनी के बिजनेस को देखने से पहले बात करते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग सेक्टर के बारे में। अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में ऑपरेट करता है और ये सेक्टर एक बड़ा ही साइक्लिकल सेक्टर है, मतलब कि इस सेक्टर में तेजी और मंदी के इंटरवल्स आना एक आम बात है। इस साइक्लिसिटी के मेनली दो कारण हैं। पहला कारण है कि कमर्शियल व्हीकल सेक्टर की ग्रोथ इकोनॉमी की ग्रोथ पर हाईली डिपेंडेंट होती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स मेनली सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए यूज़ होते हैं। इनमें ज़्यादातर वो सामान होता है जो कि कंजम्पशन पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, पर अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन है और लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही तो इन गुड्स की डिमांड भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से कमर्शियल व्हीकल्स का यूज़ कम हो जाता है और लोग इन्हें खरीदना प्रेफर नहीं करते। और ऐसे ही अगर इकोनॉमी अच्छी कंडीशन में है और लोगों की इनकम्स बढ़ रही है तो इन गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है, जिससे कमर्शियल व्हीकल्स की यूज़ और सेल्स दोनों बढ़ जाती है। दूसरा कारण इस साइक्लिसिटी का है लोन्स पर इंटरेस्ट रेट। जनरली जो लोग कमर्शियल व्हीकल्स खरीदते हैं वो इनको लोन्स पर लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, स्पेशली बड़े कमर्शियल व्हीकल्स जैसे कि ट्रक्स को। इन लोन्स के लिए वो बैंक्स को भी अप्रोच कर सकते हैं या कुछ व्हीकल कंपनीज ऐसी भी होती है जिनकी खुद की सब्सिडरीज इन लोन को प्रोवाइड करने का काम करती है, जैसे कि अशोक लेलैंड के केस में कंपनी की खुद की सब्सिडरी हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस इन लोन्स को अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। अगर इन लोन्स पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज होता है तो ज़्यादातर लोग इन लोन्स को लेना अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स भी कम हो जाती है। इसी तरह अगर इन लोन्स पर इंटरेस्ट रेट कम चार्ज हो रहा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन लोन्स को लेके कमर्शियल व्हीकल्स खरीद लेते हैं। अगर बात करें 2019 से 2020 के पीरियड के बारे में तो इस पूरे पीरियड में पूरे कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री की सेल्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है।
जिसके मेन रीजंस हैं इंडिया में जीडीपी रेट का गिरना, जो कि एक डायरेक्ट इंडिकेटर है कंट्री इकोनॉमिक स्लोडाउन का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में लिक्विडिटी क्रंच के कारण लोन्स अप्रूव ना होना, डीजल के बढ़ते दाम और मार्च में कोविड की वजह से लॉकडाउन। वहीं अगर बात करें अशोक लेलैंड की, तो कंपनी के सेल्स रेवेन्यू में 40% की गिरावट आई है, जहां कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2019 में 29,050 करोड़ की सेल करी थी। वहीं इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी सिर्फ 17,467 करोड़ की सेल्स ही कर पाई। इंडिविजुअल सेगमेंट्स को देखें तो सबसे ज़्यादा स्लोडाउन कंपनी के ट्रक सेगमेंट में आया है। अशोक लेलैंड का ट्रक सेगमेंट में करीब 29% का मार्केट शेयर है। इस साल कंपनी के ट्रक्स की डोमेस्टिक सेल पिछले साल के मुकाबले 54% से गिरी है, जहां फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी ने डोमेस्टिक मार्केट में 1,15,000 ट्रक्स की सेल करी थी। वहीं फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी ने सिर्फ 53,000 ट्रक्स की सेल करी। इस सेल्स में गिरावट का मेजर रीजन एक्सेल लोड नॉर्म्स को भी कहा जा सकता है। कुछ समय पहले ही गवर्नमेंट ने नए एक्सेल लोड नॉर्म्स अनाउंस किए थे, जिनकी वजह से ट्रक ओनर्स अपने पुराने ट्रक्स में पहले से ज़्यादा वजन लेकर जा सकते थे। इन नॉर्म्स की वजह से नए ट्रक्स की डिमांड पर एक नेगेटिव इफेक्ट आया है। अब बात करते हैं अशोक लेलैंड के लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के बारे में। इस सेगमेंट में भी कंपनी को 14.4% का सेल ड्रॉप देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी ने 46,646 लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स की। वहीं फाइनेंशियल ईयर 19 में कंपनी ने 54,508 लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की सेल की थी। पर इस सेगमेंट में कंपनी ने ट्रक सेगमेंट के मुकाबले एक कम सेल्स ड्रॉप एक्सपीरियंस किया है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइट कमर्शियल व्हीकल्स का प्राइस ट्रक्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, और कुछ लोगों को इसी वजह से लाइट कमर्शियल व्हीकल्स खरीदने के लिए लोन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इकोनॉमिक स्लोडाउन के टाइम सप्लायर अपने गुड्स को एलसीवी से ट्रांसपोर्ट करवाना ज़्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि इनकी रेंटल कॉस्ट भी ट्रक से कम होती है। अगर बात करें अशोक लेलैंड के बस सेगमेंट के बारे में, तो अशोक लेलैंड बसेस की सेल्स में ग्लोबली 3rd पोजीशन पर आता है। फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी की सेल्स 16,323 से ग्रो होकर 18,141 पर हुई है। कंपनी के बसेस की सेल्स का ज़्यादातर हिस्सा एसटीयूज यानी कि स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स की बिडिंग से आता है। इन बिडिंग से सारी स्टेट्स अलग अलग कंपनीज की बसेस के लिए बोली लगाती है, और जो कंपनीज जिस स्टेट्स की बिड्स जीतती है उन कंपनीज को उस स्टेट्स को बसेस सप्लाई करने का ऑर्डर मिलता है। फाइनेंशियल ईयर 20 में अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र से काफ़ी सारी बसेस सप्लाई करने की बिड्स जीती है, और इसकी वजह से कंपनी के बस बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। बस सेगमेंट के अलावा अशोक लेलैंड के स्पेयर पार्ट्स और पावर सॉल्यूशंस बिजनेस में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अब चलते हैं अशोक लेलैंड के फाइनेंशियल एनालिसिस पर। इस एनालिसिस में हमने कंपनी के स्टैंडअलोन फाइनेंशियल्स को डिस्कस किया है, क्योंकि कंपनी की एक सब्सिडरी हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसकी वजह से कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में कुछ फिगर्स जैसे कि डेट काफ़ी ज़्यादा है, पर एक एनबीएफसी के लिए बिल्कुल नॉर्मल बात है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बोरोइंग्स के बारे में। इस साल कंपनी की नॉन करंट बोरोइंग्स और करंट बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज से इंक्रीज़ हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2019 के कंपैरिजन में कंपनी की नॉन करंट बोरोइंग्स 298 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 20 में 1354 करोड़ तक बढ़ गई है, और कंपनी की करंट बोरोइंग्स 100 करोड़ से बढ़कर 1710 करोड़ पर आ गई है। कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि डेट कंपनी ने एक्सपेंशन पर्पसेस के लिए लिया है। कंपनी एक केपेक्स ओरिएंटेड सेक्टर में ऑपरेट करती है, जिसका मतलब है कि कंपनी को ग्रो करने के लिए कॉन्स्टेंटली मशीनरीज, इक्विपमेंट्स और प्लांट्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसके लिए कभी कभार कंपनी को लोन्स लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर हम इन बोरोइंग्स को डेट टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से देखें, तो 0.46 की डेट टू इक्विटी रेशियो के साथ कंपनी की बोरोइंग्स एकदम जस्टिफाइबल है। अशोक लेलैंड के एबिडा यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिप्रिसिएशन में भी सेल्स में गिरावट की वजह से एक डाउनफॉल सामने आया है। फाइनेंशियल ईयर 19 में कंपनी ने 3243 करोड़ की एबिडा जनरेट करी थी। वहीं इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी सिर्फ 1297 करोड़ की एबिडा ही जनरेट कर पाई। एबिडा बेसिकली कंपनी का वो प्रॉफिट होता है जो बिजनेस ऑपरेशन से डायरेक्टली कंपनी अर्न करती है, और इस प्रॉफिट में कंपनी के कुछ खर्चे जैसे कि इंटरेस्ट, टैक्स और डेप्रीसिएशन नहीं डिडक्ट होते। वहीं अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो ये कंपनी का एक तरह से टोटल प्रॉफिट होता है जो कंपनी अपने सारे एक्सपेंसेस बियर करने के बाद कमाती है। फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी ने सिर्फ 240 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है, और कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 19 में 1983 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था। वहीं कंपनी का इस साल का एबिडा मार्जिन काफ़ी कम रहा है।
कंपनी ने इस साल करीब 7% के EBITDA मार्जिन पर ऑपरेट किया है, यानी कि कंपनी ने 100 रुपये की सेल्स पर सिर्फ 7 रुपये का EBITDA कमाया है। कम EBITDA मार्जिन की वजह कंपनी हाई डिस्काउंट्स को बताती है। कंपनी को कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में अपना मार्केट शेयर बरकरार रखने के लिए अपने कस्टमर्स को कभी कभार काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को अपने मार्जिन्स कम करने पड़ते हैं। और गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक ऑटो कंपनीज को 1 अप्रैल 2020 से अपने सारे व्हीकल्स में भारत स्टैंडर्ड 6 यानी कि BS6 के एमिशन नॉर्म्स को फॉलो करते हुए प्रोड्यूस करना था, जिसके चलते सभी कंपनीज का एम था अपनी पुरानी BS4 की व्हीकल इन्वेंट्री को 1 अप्रैल 2020 के पहले बेच देना, जिसकी वजह से अशोक लेलैंड को भी अपनी पुरानी BS4 इन्वेंट्री को सेल करने के लिए कस्टमर्स को बड़े डिस्काउंट्स ऑफर करने पड़े थे। और यही वजह है कि अशोक लेलैंड की इन्वेंट्री वैल्यूज भी 2684 करोड़ से गिरकर इस साल 1238 करोड़ के लेवल पर आ गई है। अब कंपनी के कॉम्पिटिटर्स को देखें तो कंपनी के मेन कॉम्पिटिटर है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का डोमेस्टिक मार्केट में ट्रक सेगमेंट, LCV सेगमेंट और बस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है, जिसकी वजह से कंपनी अशोक लेलैंड को एक सीधी टक्कर देती है। इसके अलावा अशोक लेलैंड के ट्रक बिजनेस में कंपनी का दूसरा कंपटीटर है आयशर मोटर्स। अब देखते हैं कंपनी के मैनेजमेंट को। कंपनी के प्रेजेंट चेयरमैन हिंदुजा फैमिली के मेंबर मिस्टर धीरज हिंदुजा है। इन्होंने 2010 में कंपनी के चेयरमैन की पोजीशन संभाली थी और इसी वजह से इन्हें कंपनी में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। फिलहाल इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अपने मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं। कंपनी ने नवंबर 2019 में अपने नए मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर विपिन सौंधी को अपॉइंट किया है। इनकी पोजीशन पहले मिस्टर विनोद दसारी ने ली हुई थी। मिस्टर विनोद दसारी के अंडर कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था और जब 2013 से 2014 के पीरियड में कंपनी की परफॉर्मेंस में एक डाउनफॉल आया था तो इन्हीं की लीडरशिप की वजह से कंपनी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी। इसके अलावा साल 2019 में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी कुछ नए नाम इंट्रोड्यूस हुए हैं। अब आने वाले पीरियड में देखना होगा कि कंपनी की नई मैनेजमेंट कैसा परफॉर्म करती है। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू। अब